इनऑर्गेनिक आज लास्ट टॉपिक है। इसमें आपके दोनों टॉपिक हैं, हाइड्रोजन भी है और आपका एस ब्लॉक भी है। तो पहले आपका हाइड्रोजन है, इसके जस्ट बाद आपका शुरू हो जाएगा एस ब्लॉक। आइए एक एक क्वेश्चन करके करते चलें। पहला क्वेश्चन आप देखिए, 2019 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इम्पोर्टेंट मेथड, द मेथड यूज टू रिमूव टेम्परेरी द मेथड यूज टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। तो इसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि वाटर की जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने का कौन सा तरीका होता है। पहला आपका है सिंथेटिक रेजिन मेथड, दूसरा आपका है कैलगोन कैल्शियम गैन मेथड, तीसरा बेटा आपका है क्लार्क मेथड, और चौथा इन्होंने दिया हुआ है आयन एक्सचेंज मेथड। अब देखिए, मेथड यूज टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस के लिए पूछ रहा है। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए सिंथेटिक रेजिन मेथड, कैलगोन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड परमानेंट होता है। टेम्परेरी मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, क्लार्क होता है। क्लार्क मेथड में किया क्या जाता है, क्लार्क मेथड में किया क्या जाता है कि जो हार्ड वाटर होता है उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट हम कर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। और जब बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो आपकी वाटर की हार्डनेस है तो उसमें बेटा ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हुआ CaHCO3 ट्वाइस, या बेटा आपका होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हुआ MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो जब आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इसको लाइम वाटर या चूना के साथ बेटा ट्रीट किया जाता है तो जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ऐसे ही इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल होंगे तो ये फिल्टर्ड हो जाएंगे। होता क्या बेटा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हाईली सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होने के कारण ये बेटा पानी से बाहर नहीं निकलता है और हार्डनेस काज करता है। अगर ये इसको हम बेटा किसी भी तरीके से इनसॉल्युबल कंपोनेंट में चेंज करें तो आपकी जो हार्डनेस होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो इसमें जो आपका कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, उसको हमने क्या किया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम के द्वारा, चूने के द्वारा ट्रीट कर दिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है ये आपका इनसॉल्युबल होता है, फिल्टर्ड आउट हो जाएगा, और फिल्टर्ड आउट हो जाएगा तो जो आपकी हार्डनेस होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा ये जो प्रोसेस होता है वो परमानेंट नहीं होता है, क्या होता है, टेम्परेरी होता है। ये अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एग्जामिनर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर। कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, ये बेटा ढंग से देखो क्वेश्चन को, सारे इसमें जितने भी पूछे जा सकते हैं वो देखिए। एग्जामिनर कह रहा है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर CuSO4 डॉट 5 वाटर, इसमें बेटा कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका कॉम्प्लेक्स आप लिखिए। तो ये देखिए -2 अपोजिट +2, यहाँ पे बेटा ये कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स है तो हम इसमें कॉम्प्लेक्स बनाए तो ये हुआ कॉपर। अब देखो, अगर बेटा कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। और एक तरीका होता है कि सबसे पहले किसी भी मेटल की आप कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाइड कीजिए तो सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाइड कीजिए, फिर अगर आवश्यकता पड़े तब बेटा आप निगेटिव लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड कीजिए। तो यहाँ पे वाटर आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल के द्वारा सेटिस्फाइड करो। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल 5 था। इन 5 वाटर मॉलिक्यूल में से 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाइड करेगा। अब बाहर आपका जो बच रहा है, सल्फेट चला गया बाहर, और एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बेटा ये बाहर चला गया।
यहाँ पे देखिए ये जो 4 वाटर होंगे वो अपना लोन पेयर इस कॉपर को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी। और ये देखिए यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल और सल्फेट के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर में 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो आपका होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड एक होंगे बी। ये अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट? हाइड्रोजन के लिए बेटा कौन सी बात सही नहीं है? पहला, हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, सही है। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा बेटा पॉइंट है, हाइड्रोजन है थ्री आइसोटोप्स ऑफ विच ट्राइटियम इज मोस्ट कॉमन। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, गलत बात है। H2 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, मोस्ट कॉमन जो होता है वो बेटा आपका प्रोटियम होता है, और लिस्ट कॉमन जो होता है वो क्या होता है? ट्राइटियम। जो कि यहाँ पे एग्जामिनर ट्राइटियम को मोस्ट कॉमन कह रहा है, तो ये जो होगा ये आपका बेटा स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब आंसर यही आपका होगा। हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायन इन आयनिक सॉल्ट। ये आपका स्टेटमेंट सही है। ये अगले पे, हेवी वाटर के बारे में बेटा कुछ स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कि इन दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए, हेवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, सही है। दूसरा बेटा आपका है, हेवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। तीसरा आपका है, हेवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा भी आपका सही है। हेवी वाटर जो होता है उसमें एसोसिएशन ज्यादा होता है, ऑर्डिनरी वाटर में कम होता है। जबकि तीसरा जो आपका है, हेवी वाटर इज मोर इफेक्टिव, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बेटा ऑर्डिनरी वाटर ज्यादा इफेक्टिव सॉल्वेंट होता है, हेवी वाटर लेस इफेक्टिव सॉल्वेंट होता है। तो इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर कौन सा जाएगा? ए। ये अगले क्वेश्चन पे, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 ये देखिए H2O2 का स्ट्रक्चर, H2O2 का भी जो स्ट्रक्चर होता है ये ओपन बुक लाइक होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर आप बनाइए तो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर बेटा ये हाइड्रोजन होता है, और ये आपका हाइड्रोजन होता है। तो H2O2 का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक। ओपन बुक लाइक होता है, इसमें ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक प्लेन में होते हैं, और इन प्लेन का जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसमें ये दोनों हाइड्रोजन होते हैं। एक चीज और, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बेटा जो बॉन्ड एंगल होती है वो कितनी होती है? 97 डिग्री। ये याद रखिएगा। H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर होता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड एंगल होती है वो कितनी होती है? 97 डिग्री। ये अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मटेरियल ऑन रिएक्शन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस? एग्जामिनर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। तो अब देखिए, कॉपर एंड HCl, एक्वस HCl, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, और कॉपर नीचे होता है। कॉपर नीचे होगा तो ये बेटा HCl से H2 गैस इवॉल्व नहीं करेगा, मतलब आंसर क्या जाएगा? ए। आयरन स्टीम आपस में रिएक्शन होगी और बेटा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। आयरन सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। सोडियम एथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ये अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज। तो बेटा ये देखिए, यहाँ पे H2O2 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो एक डायरेक्ट फार्मूला हमने बताया था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और आप यहाँ पे नॉर्मेलिटी रख दीजिए, तो 5.6 इंटू 1.5 आपका हुआ।
ये कैलकुलेट कीजिए तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 8.4। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड। आइए अगले पे। एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन H2O2। अभी बताया है डायग्राम के द्वारा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितने होंगे। ये बेटा आपका आंसर होता है 97 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपका नाइन्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आयन मेक्स द हार्ड वाटर। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से ग्रुप जो होते हैं वो हार्ड वाटर फॉर्मेशन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक होता है बेटा आपका हार्ड वाटर के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो या तो Mg होता है या कैल्शियम होता है। अब Mg कैल्शियम का या तो बेटा क्लोराइड होता है या सल्फेट होता है या बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट होता है। मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट वाटर में हार्डनेस क्रिएट करते हैं। तो आंसर चेक कर लीजिए कौन सा हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड। अगले पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10th। अगला, वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज चार्ज। गलत है। प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है, इससे भी ज्यादा चार्ज हो सकता है। आयनिक पोटेंशियल गलत है। प्रोटॉन की आयनिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन बेटा जो प्रोटॉन होता है इसकी हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रोटॉन की साइज जो होती है वो छोटी होती है और कंपैरिजन वाइज चार्ज जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके कारण हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर। आपने देखा होगा कि बेटा पानी में आइस जो होती है वो डूबती नहीं है, ऊपर तैरती रहती है। इसका मतलब हुआ कि आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों? तो आपने पढ़ा होगा कि आइस का जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसमें बेटा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बीच बीच में स्पेस होते हैं, खाली होता है। और उस खाली होने के कारण जगह ज्यादा लेता है, वैक्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। और वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। तो देखिए आंसर कौन है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड नहीं होगा। आइस क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब सॉलिड, हैव होलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो आइस सॉलिड आइस होती है, आइस क्रिस्टल होता है, सॉलिड वाटर होता है, उसमें होलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट वाटर मॉलिक्यूल के होते हैं, जिसके कारण जगह होती है, अंदर स्पेस होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आंसर कौन सा जाएगा? बी। ये अगले पे। वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाई। बेटा आपने कई बार थ्योरी में पढ़ा होगा कि वाटर गैस कैसे बनता है। आप रेड हॉट कोक लीजिए, और रेड हॉट कोक पे बेटा आप नॉर्मल वाटर नहीं, स्टीम को क्या करा दीजिए? पास। तो रेड हॉट कोक की जब कोक की जब रिएक्शन स्टीम के साथ होगी तो वाटर गैस का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। अगला, हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल्स आर। अब हाइड्रोजन पर देखिए, तो हाइड्रोजन पर होता है H2O2, और H2O2 को बेटा ब्रेक करो तो ये होगा H+ और HO2-1। तो जो हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल होता है ये आपका बेटा डाई एटॉमिक होता है। डाई एटॉमिक होता है, दो अलग अलग टाइप के एटम होते हैं, डाई एटॉमिक होता है। और ये देखिए X-2 नहीं, किस टाइप का बनता है? X-। तो जो आपका आंसर जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी। अगला ये, द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू। एग्जामिनर पूछ रहा है कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन हो तो क्या बनेगा? आंसर होगा बेटा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल जाए तो आपका H+ बनेगा, और H+ का नाम क्या होता है? प्रोटॉन। तो आपके प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा हाइड्राइड आयन क्या होता है? H-। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल evolves हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन दिए हुए चार मेटल में से कौन सा मेटल कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। याद करिए थ्योरी हमने आपको बताई होगी
कि कोई भी मेटल आपका कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, एक्सेप्ट Mn और Mg। पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल और केवल दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है Mn, दूसरे का नाम क्या होता है Mg। ये कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। तो आंसर हो गया ए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, H2O2 का ट्रू स्ट्रक्चर जो आपका होगा वो ये होगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ओपन बुक लाइक। ओपन बुक लाइक। आइए अगले पे। और क्वेश्चन है आपका, द रिएक्शन ऑफ H2O2 with हाइड्रोजन सल्फाइड इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिडिक। क्या होता है, ढंग से देखिए। H2O2 ये आपका हुआ, एग्जामिनर कह रहा है कि इसकी रिएक्शन H2S के साथ हो रहा है, तो क्या होगा। अब ढंग से देखो, H2S में सल्फर -2 है, सल्फर का लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, सल्फर इससे नीचे नहीं जा सकता है, केवल और केवल सल्फर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब यहाँ से बेटा ये सल्फर मोनोवैलेंट कैटायन है, सल्फर ऑक्सीड सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा, S-2 ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा सल्फर। अब ये बताओ H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ठीक। अब बताओ इस S-2 को ऑक्सीडाइज करना है सल्फर में, तो उसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो इस रिएक्शन में H2O2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इस रिएक्शन में बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। तो ये आपका बी हो गया। अगला, अब देखिए हाइड्रोजन ग्रुप आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगली जो आपकी टॉपिक है वो है आपका एस ब्लॉक। तो आइए, हाइड्रोजन छोटा था ये आपका हो गया, साथ में एस ब्लॉक मतलब पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, ये एलिमेंट पूरा का पूरा हम करा दें। अब इसमें आइए, पहला क्वेश्चन है कि एंजाइम दैट यूटिलाइजेज एटीपी, एटीपी इन फॉस्फेट, फॉस्फेट फॉस्फेट ट्रांसफर। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है ये मेनली बायो से रिलेटेड था, आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, सी। एग्जामिनर पूछ रहा है कि एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन अल्कलाइन अर्थ मेटल एच कोफैक्टर। वो बेटा कौन सा कोफैक्टर होगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, Mg। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक। तो आपको हमने बताया था एम्फोटेरिक कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, तो उसमें बेरिलियम रहा होगा। तो बेरिलियम जो होता है इसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होता है, एम्फोटेरिक। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रूड क्रूड कच्चा सोडियम क्लोराइड, क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। तो ये देखो, जो बेटा आपकी ब्राइन सॉल्यूशन होती है 26% एक्वा सोडियम क्लोराइड होती है, 26% एक्वस जो सोडियम क्लोराइड होती है इसको ब्राइन कहा जाता है। और इसका बेटा जब क्रिस्टलाइजेशन कराया जाता है तो सोडियम सल्फेट मिलता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। ये आपका नहीं होता है मैग्नीशियम सल्फेट। जब ब्राइन सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन कराया जाता है तो जो क्रूड सोडियम क्लोराइड मिलता है उसमें बेटा मैग्नीशियम सल्फेट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द अल्कली मेटल क्लोराइड, अल्कली मेटल क्लोराइड इज फॉर्म्स इट्स डाइहाइड्रेट सॉल्ट। इस टाइप का फार्मूला बना है। तो अब देखिए, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे के सारे फर्स्ट एक ग्रुप के हैं बेटा। सेकंड ग्रुप के जितने भी हैलाइड होते हैं वो हाइड्रेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, लिथियम भी फर्स्ट ग्रुप का है, लेकिन आपको मालूम होगा कि लिथियम अपनी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी में डायगोनल रिलेशनशिप
सेकेंड ग्रुप के साथ बनाता है। इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट और फर्स्ट ग्रुप में जो आपका बेटा लिथियम होता है, इनके हैलाइड जो होते हैं वो हाइड्रेट फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट। तो आंसर आपका पहला जाएगा। अगले में आइए, एग्जामिनर पूछ रहा है कि अमंग कैल्शियम, बेरियम और बेरिलियम और बेरियम, द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आपको मालूम होगा कि बेटा बेरियम हाइड्राइड जो होता है वो कोवैलेंट होता है, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम किस में होगा, बेरिलियम वाले में। तो देखो आंसर या तो ये होगा या आंसर क्या होगा, सी। अब हमें कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 और बेरियम हाइड्राइड, इन दोनों में बेटा किसका आयनिक कैरेक्टर या कोवैलेंट कैरेक्टर कम ज्यादा है, ये चेक कर लेना। तो ये देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्राइड हाइड्राइड दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पे बेटा आपका कैल्शियम +2 है और यहाँ पे क्या है, बेरियम +2। सेम ग्रुप के हैं, ऊपर से नीचे जाओ तो साइज बढ़ेगी। और आपको मालूम होगा कि कैटायन का साइज जितना बड़ा होता है, आयनिक कैरेक्टर उतना क्या होता है, ज्यादा। तो इन दोनों में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा बेरियम का और कम किसका होगा, कैल्शियम का। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जामिनर कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट एक्स टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम एक एलिमेंट एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और आयनिक कंपाउंड बना रहा है। और बेटा जो एक्स है, एक्स का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। तो बेटा फार्मूला क्या होगा, तो ये देखिए Mg+2 ये होगा, ठीक, मैग्नीशियम का आपको मालूम है। और एक्स हुआ, अब एक्स पे बेटा हमें चार्ज मालूम चल जाए तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब ढंग से देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर सेल, बैलेंस सेल जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2+3 5 है। अब इसको ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट करना हो तो या तो ये बेटा दो 3 2 5 5 निकाले या 3 ले। 5 निकालने के कंपैरिजन में 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। इसका मतलब ये x-3 बनाएगा। और आप मल्टीप्लाइड कर दो इसको इधर, तो जो बनने वाला फार्मूला होगा वो हो गया Mg3x2। तो आंसर कौन सा चला गया, डी। आइए अगले में, क्वेश्चन नंबर 7। आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन इज लोएस्ट। आयनिक मोबिलिटी लोएस्ट पूछ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पूछ रहा है। ढंग से एक एक चीज सुनिएगा। ये देखिए सारे ये बेटा एलिमेंट जो आंसर दिए हमने वो सेम ग्रुप के हैं। लिथियम हुआ, लिथियम के नीचे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ। इनको हमने पानी के अंदर डाला, एक्वस 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 एक्वस। अब देखो इसकी साइज सबसे छोटी और इसकी साइज सबसे बड़ी। यहाँ पे बेटा जो रुबिडियम है इसकी साइज सबसे बड़ी है, और साइज सबसे बड़ी तो सरफेस एरिया सबसे कम। सरफेस एरिया कम होगी, वाटर के मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे कम इकट्ठा होंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल कम इकट्ठा होंगे तो बेटा ये आपका हल्का होगा। और हल्का होगा तो इसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, या कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अपोजिट आइए लिथियम में। तो लिथियम के बारे में सोचिए, तो इसमें लिथियम सबसे छोटा है, और लिथियम सबसे छोटा है तो जो बेटा जितना छोटा है उसकी सरफेस एरिया उतनी ज्यादा। तो इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो इसके सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठा होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठा होंगे तो ये भारी होगा, और भारी हुआ तो मोबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो सबसे कम मोबिलिटी ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं उसमें लिथियम का होगा। जिसकी मोबिलिटी कम होती है उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है। ये अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 आपका एग्जामिनर पूछ रहा है, द सस्पेंशन ऑफ सेलेक्ट लाइन इन वाटर इज नोन एज। अब ये देखिए, अब बेटा एक बाल्टी ले लो या कंटेनर लो, और इस कंटेनर में आप चूना डाल दीजिए। तो जब चूना डालो तो ये देखिए ये पानी है, ये आपका बेटा पानी है ना। और यहाँ पे आप चूना डालने के बाद उसको घुला दीजिए और कुछ समय के लिए, लगभग रात भर के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये कुछ नीचे बैठा होता है सुबह, और बेटा ये जो होती है ये वाली पार्ट, ये आपकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है। एक इधर से देखिए तो इधर तक दिखेगी। तो ये बेटा जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है इसको कहा जाता है लाइम वाटर।
लाइम वाटर, और जो नीचे बैठ जाता है उसको क्या कहा जाता है? सस्पेंशन। और ये जो सस्पेंशन होता है इसी को क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ, मिल्क ऑफ लाइम। फिर से सुनिए, रिएक्शन आपका क्या होता है? ड्राई लाइम, CaO। ड्राई लाइम की आपने हाइड्रोलिसिस कराई, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये बेटा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसी को कहा जाता है सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम, चुना हुआ, बोझा चुना हुआ, ड्राई चुना हुआ, इसमें आपने पानी डाला तो सिलेक्ट लाइम बना। रात भर के लिए छोड़िए, जो ऊपर वाला पार्ट पानी वाला जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जो आर पार दिखता है, उसको लाइम वाटर कहा जाता है। और नीचे जो सस्पेंशन के फॉर्म में बैठ जाता है उसको क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ लाइम। एग्जामिनर सस्पेंशन के बारे में पूछ रहा है तो जो सस्पेंशन होगा वो क्या हो गया? मिल्क ऑफ लाइम। आइए अगला क्वेश्चन। इन कंटेक्ट विथ बेरिलियम, बेरिलियम के बारे में एग्जामिनर बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। एग्जामिनर कह रहा है कि बेरिलियम के रेस्पेक्ट में ये जो चार ऑप्शन है कौन सा बेटा गलत है? बेरिलियम के बारे में कौन सी बात गलत है? इट इज रेंडर्ड पैसिव बाई नाइट्रिक एसिड। ठीक, ये सही है ये वाला स्टेटमेंट। बेरिलियम जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, और नाइट्रिक एसिड में क्या होता है? पैसिव होता है। दूसरा, इट फॉर्म्स बेरिलियम कार्बाइड, ये सही है। इट सॉल्ट्स रेयरली हाइड्रोलाइज। ठीक, ये भी बेटा आपका स्टेटमेंट सही है। बेरिलियम के जो सॉल्ट होते हैं उनकी जनरली हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। वाटर के लिए बेरिलियम की रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, गलत बात है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होते हैं। पॉलीमेरिक भले होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इनकी नहीं होती है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा चला गया? डी। आइए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जामिनर चार ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कैल्शियम आयंस आर नॉट इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट में कैल्शियम, इसकी बेटा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। मैग्नीशियम आयंस आर इम्पोर्टेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये भी बेटा आपका बात सही है। जो पत्तियां होती है उसमें Mg होता है, Mg+2 आयंस फॉर्म एन कॉम्प्लेक्स विथ ATP। ठीक, तो ये आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। अगला, कैल्शियम आयंस आर इम्पोर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये भी आपका सही है। कैल्शियम आयन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ये आपके ऑप्शन सही है। इसमें आंसर जो जाना चाहिए वो हो गया सी। अगला, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद कैल्शियम कार्बाइड। तो बेटा ये CaC2 कैल्शियम कार्बाइड हुआ, इसकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हुई। जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा CaCN2 प्लस कार्बन। अब ये देखो, CaCN2 प्लस कार्बन जो है इसको कहा जाता है कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड, और ये पूरा का पूरा जो है ये कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड। और बेटा कैल्शियम साइनामाइड प्लस जो कार्बन होता है इन दोनों को एक साथ मिला के क्या कहा जाता है? नाइट्रोलिन। नाइट्रोलिन। अब इसमें देखो, एग्जामिनर पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा? बनेगा बेटा नाइट्रोलिन। अब एग्जामिनर ने ये पूरा आंसर कहीं नहीं दिया है, तो इसमें ये जो कार्बन है इसको इसमें लाके जोड़ दीजिए, तो आपका जो फाइनली बन जाएगा वो हो गया CaCN का होल ट्वाइस, मतलब जो आपका आंसर जाना चाहिए वो हो गया सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस CO2 मोस्ट इजीली। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन चारों कंपाउंड को, चारों कार्बोनेट के फॉर्म में है, हम इनको हीट करें तो सबसे आसानी से बेटा कौन कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा? अब सुनिए, फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं।
फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल हुआ। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, हीट करने पे जनरली बेटा ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेंगे। सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेकेंड ग्रुप के थर्मली अनस्टेबल होते हैं, मतलब हीट करने पे बेटा सेकेंडरी ग्रुप वाले ब्रेक करते हैं। अब चेक कीजिए इसमें से क्या है, कैसे है आंसर। तो ये देखिए सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट एक ग्रुप का है, CO2 नहीं निकालेगा। पोटेशियम कार्बोनेट फर्स्ट एक ग्रुप का है, कार्बोनेट नहीं निकालेगा। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये दो हमारे पास हैं। और कभी आप चेक कीजिए तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया होगा कि अ, जो कार्बोनेट होता है, जो सल्फेट होता है, मतलब ऐसे आयन या ऐसे कंपाउंड जिसमें दो से ज्यादा एटम हो, दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम हो, सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में कैल्शियम जो होता है वो नीचे होता है और मैग्नीशियम जो होता है वो ऊपर होता है। ये नीचे हुआ तो ये थर्मली स्टेबल हुआ, ये ऊपर हुआ तो थर्मली अनस्टेबल हुआ। थर्मली अनस्टेबल हुआ इन दोनों में कंपैरिजन भाई, तो सबसे आसानी से कौन कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, बी। तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला ये क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव carbon dioxide and 8 gram magnesium dioxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक सैंपल है जिसका बेटा हम 20 ग्राम गर्म कर रहे हैं, तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो कंप्लीट बेटा प्योर है कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है। और अगर बेटा इम्प्योरिटी है तो प्योरिटी पूरी की पूरी 100% नहीं होगी, तो उसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, चलिए निकालें। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको करना हो तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो जो दे रहा है। ये दे रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट किया तो आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब बैलेंस इक्वेशन के आप अकॉर्डिंग देखिए, है ना। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट आप कैलकुलेट करो तो ये देखो 1 मोल ये है तो 1 मोल टूट रहा है, इस 1 मोल का वेट होगा Mg 24, कार्बन 12 और O3 48। तो ये आप देखो ये हो गया 48 और 12 60, ये हो गया 84। ठीक। और MgO का आप देखो तो बेटा MgO का होगा 24 और इसका 16 40। ठीक। और एग्जामिनर कह रहा है कि 20 ग्राम ये हीट किया जा रहा है तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ढंग से इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ये सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये देखो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ये बेटा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है ये 100% प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनेगा। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी अगर होगी तो वो बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इम्प्योरिटी पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में केवल और केवल प्योर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का केवल और केवल प्योर पार्ट होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। तो आप यूनिटी मेथड के द्वारा ये चेक कीजिए। कैसे आपको चेक करना है कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो 20 ग्राम है बेटा पूरा का पूरा प्योर है कि इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है। ये देखो ये तो आपका बनेगा, और ये 8 ग्राम जो बनेगा वो किससे बनेगा, प्योर से। तो चेक कैसे कीजिए, तो ये देखिए 40 ग्राम, यहाँ पे हम कैलकुलेशन यूनिटी मेथड का कर रहे हैं। 40 ग्राम में जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बन रहा है। 1 ग्राम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो 84 अपॉन 40 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनेगा। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 8 ग्राम बन रहा है, तो 8 ग्राम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो बनेगा 84 अपॉन 40 इंटू 8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से। ये सॉल्व करो तो 8 5 जा 40,
यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 5 1 जा 5, 3, और ये लगभग बेटा 17 आया। अब देखो 8 ग्राम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो केवल और केवल 17 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बन रहा है ना? जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया कितना है? 20। इसका मतलब 20 ग्राम में 3 ग्राम, 20 ग्राम में 3 ग्राम इम्प्योर है, इम्प्योर है, और 17 ग्राम जो है वो क्या है? प्योर है। अब परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्योरिटी का आप कैलकुलेशन कीजिए। 20 में प्योर कितना है? 17 ग्राम। तो एक में प्योर कितना होगा? 17/20। पूछा कितने में, निकालना कितने में है प्योरिटी? परसेंटेज के फॉर्म में। तो 100 में कितना प्योर होगा ये कैलकुलेट कर लो। 20 × 25 = 100 और 17 × 25 = 85। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए किस ऑप्शन में बेटा 85 है? ये आपका नहीं होगा, 84 होगा। ये बेटा 85 ना आके 84 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एग्जामिनर पूछ रहा है, कह रहा है the function of sodium pump is a biological process operating in each and every cell of all animals. Which of the following biologically important ions is also a constituent of this pump? एग्जामिनर बेटा कह रहा है कि बायो में, सेल में या एनिमल सेल में एक पंप चलता है, उसको सोडियम पंप कहा जाता है। सोडियम पंप नहीं, आप ढंग से सुनो तो सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। तो बेटा सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप हुआ तो एक तो सोडियम आयन हुआ और साथ में क्या हो जाएगा? पोटेशियम। तो आंसर आपका चला गया पहला। आइए अगले क्वेश्चन में, solubility of alkaline earth metal sulfate in water decreases in the sequence। अब सुनो, यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप सल्फेट हो, सेकेंड ए ग्रुप सल्फेट हो, कोई भी सल्फेट हो, फर्स्ट ए ग्रुप सल्फेट हो, सेकेंड ए ग्रुप सल्फेट हो, कोई भी सल्फेट हो, सेम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आप जाइए, सेम ग्रुप में ऊपर नीचे जाइए, वाटर सॉल्बिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। फर्स्ट ए ग्रुप का सल्फेट हो, सेकेंड ए ग्रुप का सल्फेट हो, सल्फेट हो, ठीक, या सेकेंड ए ग्रुप का कार्बोनेट हो, या फर्स्ट ए ग्रुप का डाइक्रोमेट हो, डाइक्रोमेट हो, इन सब में बेटा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम, बॉटम जाने पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। फिर से सुनिए, फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप में, सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा, तो हर एक कंपाउंड के केस में ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। केवल और केवल फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप सल्फेट, सेकेंड ए ग्रुप कार्बोनेट और फर्स्ट ए ग्रुप डाइक्रोमेट में ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सेकेंड ए ग्रुप सल्फेट की बात कर रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी मैग्नीशियम की होगी, उसके बाद कैल्शियम की होगी, फिर स्ट्रोंशियम की होगी, फिर बेरियम सल्फेट की होगी। तो आपका आंसर कौन सा चला गया? सी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। एग्जामिनर कह रहा है इन कास्टनर केल्नर सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, molten sodium chloride is electrolyte, sodium amalgam is formed at mercury cathode। ये बेटा जो आंसर है वो सही है। कास्टनर केल्नर सेल का यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन में, और इसमें जाके पूरी की पूरी रिएक्शन देखिएगा तो आपका बेटा जो आपका कैथोड होता है उसमें एमेल्गम का बना होता है, और वो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, और बेटा सोडियम एमेल्गम का क्या करता है? फॉर्मेशन। ये अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following alkali metal, alkali metal के बारे में बात कर रहा है, forms only normal oxide M2O on heating in air। एग्जामिनर पूछ रहा है कि जितने भी अल्कली मेटल हैं उनमें केवल और केवल कौन नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है? बेटा लिथियम मेनली क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड।
सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, परऑक्साइड भी बनाता है। उसके बाद पोटेशियम से आगे नॉर्मल भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। केवल और केवल नॉर्मल ऑक्साइड आपका बनाएगा लिथियम। तो आंसर कौन सा चला गया? सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कि ईज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड अल्कली मेटल आयन ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलोज ऑर्डर। एग्जामिनर पूछ रहा है कि आयन एक्सचेंज जो होता है उसमें सबसे ज्यादा एडजॉर्ब कौन होगा? तो बेटा जो सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा कौन सा हो गया? लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। आंसर चला गया आपका बी, 18th का। अगला ये क्वेश्चन 19th। एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आइए सारे कैल्शियम के कंपाउंड दिए हैं। ये देखो कैल्शियम फ्लोराइड एग्जामिनर दे रखा है, कैल्शियम फ्लोराइड दे रखा है। कैल्शियम फ्लोराइड के बाद कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड के बाद कैल्शियम ब्रोमाइड है, और कैल्शियम आयोडाइड है। जिसमें बेटा कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतनी कम होगी। तो सब में देखो कैल्शियम सेम है। सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये देखो बेटा एनायन की साइज बढ़ रही है। और एनायन जितना बड़ा हो कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। और कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतनी क्या होगी? कम होगी। तो इसमें मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। और जिसमें बेटा कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम हुआ उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गई? मिनिमम हो गई। तो आंसर कौन सा चला गया? सी। आइए अगले क्वेश्चन में। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव पार्ट पूछ रहा है। और ब्लीचिंग पाउडर में ये देखो कई लोग बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला रटे होते हैं CaOCl2, लेकिन आप एनसीईआरटी में ब्लीचिंग पाउडर का एक्टिव इंग्रेडिएंट पढ़िए तो उन्होंने दिखाया कि CaOCl का होल ट्वाइस, ये आपका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 मैच करना है। तो मैच कीजिए आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 half water, Epsom white MgSO4 dot 7 water, Kaiserite MgSO4 dot single water, gypsum कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर। तो ये बेटा आपकी मैचिंग है, जो भी आपका आंसर हो वो मैच कराइए। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन लैटिस एनर्जी। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास ये चार कंपाउंड हैं, और इन चार कंपाउंड में किस कंपाउंड के केस में हाइड्रेशन एनर्जी सब ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी? तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, लैटिस एंथैल्पी कम। इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज्यादा इधर उधर ना जाइए। देखिए अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, हाइड्रेशन कम, तो कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होता है। और हाइड्रेशन ज्यादा, लैटिस कम, तो कंपाउंड वाटर क्या हो जाता है? सॉल्युबल होता है। तो आप चेक करो कि इन कंपाउंड में से मोस्ट वाटर सॉल्युबल कौन है, जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसमें देखिए बेरियम सल्फेट मोस्ट मोर वाटर सॉल्युबल होगा, और मोस्ट वाटर सॉल्युबल होने के कारण इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आंसर चला गया बी। क्वेश्चन नंबर 23। प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर। ऊपर से नीचे आने पे कौन सी प्रॉपर्टी बेटा आपकी इंक्रीज कर रही है? सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अभी बताया था कि बेटा केवल और केवल सल्फेट के केस में सेकेंड ग्रुप में, सल्फेट सेकेंड ग्रुप में कार्बोनेट ऊपर से नीचे जाओ तो वाटर सॉल्युबिलिटी घटती है, और सब केस में क्या होती है? बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज परऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड, अगर बेटा एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हुआ तो नॉर्मल ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हुआ तो ये आपका होता है परऑक्साइड। और एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज हुआ तो इसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। अब KO2 देखो, KO2 में बेटा पोटेशियम, यहाँ पे देखिए +1 हुआ, +1 के अपोजिट दो ऑक्सीजन पे -1 हुआ, तो दो ऑक्सीजन पे -1 हुआ तो एक ऑक्सीजन पे -1/2 होगा, और -1/2 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइड। आइए यहाँ पे
बेरियम +2 होता है तो इसके अपोजिट -2। दो ऑक्सीजन पे दो माइनस तो एक ऑक्सीजन पे एक माइनस, और एक ऑक्सीजन पे एक माइनस होगा तो ये क्या हो गया, पर ऑक्साइड। और एग्जामिनर पर ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है तो आंसर कौन सा चला गया, बी। आइए अगले में। एग्जामिनर कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा ये बड़ा है ना, और जब AIPMT बेटा ये मेंस होता था तब आया हुआ था, हो सकता है कि रिपीट कर जाए ऑब्जेक्टिव में भी। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ये कंपाउंड ए ऑन हीटिंग gives a colorless gas and a residue B that is dissolved in water to obtain B. B. Excess of CO2 is bubbled through aqueous solution of B. C is formed which is recovered in the solid form. Solid form. Solid C on gentle heating gives back E, compound E. चलिए क्वेश्चन अच्छा है, देखिए कैसे पकड़ेंगे आप। कुछ चीजें बेटा आपको थ्योरी ना क्लियर हो तब भी क्वेश्चन आप कैसे कीजिए। आइए यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए है, हीट किया तो कलरलेस गैस बना। सारे देखो आंसर कार्बोनेट सल्फेट के फॉर्म में दिए। हम कार्बोनेट वाला मान के सॉल्व कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब बचा ऑक्साइड, मेटल। ये तो कार्बोनेट होगा, क्लियर है। तो कार्बोनेट को हीट करो तो कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस बाहर निकल गई, और दूसरा क्या बना, मेटल ऑक्साइड। अब रेसिड्यू दैट इज डिजोल्व इन वाटर, इस मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है तो बेटा बी बन रहा है। इसका मतलब जो बी होगा मेटल हाइड्रोक्साइड होगा। हम बैलेंस ही नहीं सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब एक्सेस ऑफ CO2 बहुत ज्यादा है, एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल्ड थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी। कह रहा है कि बी जो हाइड्रोक्साइड है उसके द्वारा बहुत सारी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई गई तो बेटा कार्बोनेट बनेगा। फिर उस कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो बाई कार्बोनेट बनेगा। ये देखिए मेटल बाई कार्बोनेट बना, सी बाई कार्बोनेट बना, ये आपका सी था, सी था। बाई कार्बोनेट का क्या हो गया, फॉर्मेशन, सी फॉर्म। सॉलिड सी, एक चीज और एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो है वो क्या है, सॉलिड। अब देखो कह रहा है कि जो बाइकार्बोनेट इस प्रोसेस में बन रहा है वो बेटा सॉलिड है। अब हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप, दोनों के बाइकार्बोनेट में से एक का बाइकार्बोनेट जो होता है वो सॉल्यूशन में होता है और दूसरा सॉलिड होता है। तो आंसर बेटा हमें सॉलिड वाला लगाना है। तो सोचना है कि फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप कार्बोनेट में या बाइकार्बोनेट में कौन सॉलिड होगा। ठीक, बाइकार्बोनेट किसका सॉलिड होगा, तो ये देखिए दो दो आंसर बेटा ये फर्स्ट ए ग्रुप का दे दिया है। इसका मतलब फर्स्ट ए ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट हैं वो सॉल्यूशन फेज में होते हैं और सेकेंड ए ग्रुप वाले किस में होते हैं, सॉलिड में। तो हमें सॉलिड के बारे में बात करना है तो आंसर सेकेंड ए ग्रुप का कार्बोनेट लगाना होगा, और आंसर क्या चला गया, ए। देखिए तीन कार्बोनेट दिया है, तीन में केवल और केवल कौन सा आपका है, सेकेंड ग्रुप का कैल्शियम कार्बोनेट, तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला। एग्जामिनर क्वेश्चन कह रहा है इन द केस ऑफ अल्कली मेटल कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। कोवैलेंट कैरेक्टर घट रहा है, कैसे, आइए चेक करो। ये देखो MF, MCl, MBr और Mi, सब में मेटल कॉमन है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। ऊपर से नीचे आओ तो एनायन की साइज बढ़ेगी, एनायन साइज इंक्रीज कर रहा है, और एनायन की साइज इंक्रीज हो तो बेटा कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मोस्ट कोवैलेंट जो होगा वो आपका आयोडाइड वाला होगा, तो आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड और फ्लोराइड। आंसर क्या चला गया, सी। आइए अगले पे क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और बेस के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, बेस नहीं करेगा। एसिड रिएक्ट करेगा, एम्फोटेरिक करेगा, कौन नहीं करेगा, बेसिक। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और
बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, बेस होता है, इसका भी हाइड्रोक्साइड बनाइए तो बेस, बेस बेस की आपस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, आंसर क्या चला गया, ए। आइए अगले क्वेश्चन में, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वेयर प्रिपेयर्ड इन वाटर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच, पूछ रहा है कि किसकी हाईएस्ट पीएच है। तो सबसे पहले आप सबकी हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सबका बेटा हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl बनेगा, HCl सब में कॉमन। अब देखो कि जो हाइड्रोक्साइड बन रहा है सब में बेटा किस हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका पीएच भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। और आप जानते हो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ तो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है जबकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा बेटा बेसिक जो होगा वो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी जिसके कारण पीएच भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। 28 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा हो गया, डी। अगला ये सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं। आयनिक मोबिलिटी में पानी के अंदर जिसकी साइज छोटी, सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठा होंगे, भारी होगा, और भारी होगा तो मोबिलिटी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30, alkali metal form salt like hydride by direct synthesis, the thermal stability of these hydride। अब ये देखिए ये सारे के सारे हाइड्राइड हैं जिसमें बेटा AB टाइप ये कंपाउंड है, मतलब दो ही एटम है। और हमने आपके बताए थे कि किसी भी कंपाउंड में दो ही एटम हो, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सब बेटा फर्स्ट ग्रुप के हैं तो Q1 Q2 सब में क्या हो गया, सेम। डिटरमाइनिंग फैक्टर आपकी दूरी हो गई, तो सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाइए, साइज बढ़ेगी, लैटिस एनर्जी घटेगी, और लैटिस एनर्जी घटेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर आपका बी जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल लिथियम, फिर सोडियम पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम, और सबसे कम सीजियम हाइड्राइड। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखिए ये सारे जो ऑप्शन हैं यहाँ पे, इसमें आपका एक K2CO3 दिया हुआ है, अगला बेरिलियम कार्बोनेट दिया हुआ है, बेरिलियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, और लास्ट में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। इतने कंपाउंड दिए हैं। ये देखो ये फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट है, और आपको मालूम है बेटा कि फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो पोटेशियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऐसा कोई आ रहा है, दो दो आ जा रहा है पोटेशियम कार्बोनेट वाले। अब हमें मैच करना होगा कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में किस कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने आपसे कहा कि अगर किसी भी कंपाउंड में केवल दो एटम है तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लेकिन अगर बेटा किसी कंपाउंड में ABC टाइप का ये कंपाउंड हो तो उस कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली इनवर्सली, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन पावर, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन पावर जितना होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो चेक करो कि किसमें पोलराइजेशन पावर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कार्बोनेट तीनों में कॉमन हो गया, हटा दीजिए। ये बेटा कैटायन है, तो ये देखिए ऊपर से नीचे जाओ तो कैटायन की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कैटायन की साइज बढ़ी तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम हुआ। ये देखिए इसकी कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम, कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम हुई, और कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम हुई इसका मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो एक कंक्लूजन देखिए कि जिसमें दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम हो तो सेम ग्रुप में उस कंपाउंड के केस में ऊपर से नीचे जाओ तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम, और फिर बेरिलियम। तो चेक करो सबसे ज्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम बेरिलियम, जो आंसर चला जाएगा वो कौन सा चला गया, पहला। अगले पे आइए, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लैटिस एनर्जी। चेक कर लो कि इनमें सबसे ज्यादा कौन वाटर सॉल्युबल होगा, जो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी
ऐसा जो ऊपर होगा सेम ग्रुप में, तो आंसर आपका चला गया मैग्नीशियम सल्फेट। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। पानी के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, या जिसकी साइज छोटी या जिसकी साइज बड़ी होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल कम इकट्ठा होंगे, हल्का होगा, मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आप सॉल्व कीजिए, अभी ये एक्सप्लेन कर चुके हैं इसी टॉपिक में पीछे ये क्वेश्चन। अगला, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए कोवैलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है। तो सबसे पहले कोवैलेंट कैरेक्टर में बेटा चार्ज देखा जाता है, जिसमें चार्ज जितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो ये देखिए, इसमें बेटा इन दोनों ऑप्शन में चार्ज ज्यादा है बेरिलियम में, तो बेरिलियम क्लोराइड का कोवैलेंट कैरेक्टर लिथियम सोडियम क्लोराइड से ज्यादा होगा। अब लिथियम और सोडियम क्लोराइड में किसका ज्यादा होगा, लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये देखिए, चार्ज सेम हो जाए तो साइज चेक की जाती है, क्लोरीन क्लोरीन सेम है, ऊपर से नीचे आओ तो लिथियम छोटा सोडियम बड़ा, लिथियम छोटा, कैटायन जितना छोटा होता है कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। तो लिथियम क्लोराइड की कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी, सोडियम क्लोराइड की क्या होगी, कम होगी। तो जो आंसर जाएगा वो कौन सा चला गया, सी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 35। एग्जामिनर कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लीजिए। एग्जामिनर कह रहा है कि ए सॉलिड कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ए रेसिड्यू। रेसिड्यू सॉलिड कंपाउंड एक्स है, ठीक। On heating gives carbon dioxide, the residue mixed with water forms Y. On passing excess of carbon dioxide through Y in water, a clear solution Z is obtained. On boiling Z, the compound X is reformed. Compound, ठीक। कंपाउंड H क्या होगा, ढंग से देखो। कंपाउंड कह रहा है कि जब कंपाउंड ऑन बॉइलिंग जेड कंपाउंड एक्स इज रिफॉर्म्ड। चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि एक सॉलिड कंपाउंड एक्स को हीट किया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला प्लस कुछ बना रेसिड्यू, तो ये रेसिड्यू हुआ, ये बना। एग्जामिनर कह रहा है कि इस रेसिड्यू को वाटर के साथ मिक्सअप किया जा रहा है, वाटर, तो ये क्या बन रहा है, वाई। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि इस वाई में ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू वाई इन वाटर ए क्लियर सॉल्यूशन जेड इज ऑब्टेन्ड। ऑन बॉइलिंग जेड, जेड को जब हीट किया जा रहा है तो एक्स का क्या हो जा रहा है, फॉर्मेशन, तो ये एक्स क्या होगा, ठीक। अब देखिए, ये हीट किया गया, तो बेटा जब बाई कार्बोनेट को हीट करो तो क्या बनता है, कार्बोनेट और CO2, तो ये हो गया कार्बोनेट। कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस हुई तो ये हुआ कार्बोनेट, कार्बोनेट हाइड्रोलिसिस हुई तो ये बना हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और इस हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया गया तो पहले कार्बोनेट बना, फर्दर एक्सेस में है तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया गया तो ये क्या बन गया, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक। तो बेटा ये आपका बाइकार्बोनेट, और एग्जामिनर कह रहा है कि बाइकार्बोनेट को हीट करो, फिर से क्या मिल जा रहा है, एक्स। ऑन बॉइलिंग जेड एक्स इज रिफॉर्म्ड, तो ये एक्स मिल जा रहा है। तो ये आपका बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक्स के बारे में पूछ रहा है। एक्स को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रेसिड्यू बन रहा है, ठीक। और ये रेसिड्यू जो होगा वो कार्बोनेट होगा, मतलब हीट करने वाला कंपाउंड क्या है, बाइकार्बोनेट। तो जो आपका आंसर गया वो कौन सा होगा, ए। आइए अगले में, क्वेश्चन नंबर 36। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट टेम्परेचर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम।
बेटा सोडियम बनाने का जो तरीका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्यूज्ड मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, सोडियम बने, प्रोसेस का नाम क्या होता है, कास्टनर। आइए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 फिर से ये बेटा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, व्हेन ए particle A reacts with water, it produces combustible gas and a solution of substance in water. When another material D reacts with this solution C, it also produces the same gas on warming out, but D can produce gas B. On a reaction with dilute sulfuric acid at room temperature, solution A imparts a deep golden yellow color to a smokeless flame of Bunsen burner. Then A, B, C, D are respectively. एक चीज देखिए, इसने बेटा ए के बारे में दिया हुआ है कि जो ए है जिससे रिएक्शन शुरू हो रहा है, उसका जो बंसन बर्नर होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसमें कलर कौन सी आती है, गोल्डन येलो। और बेटा आपको मालूम है कि फर्स्ट ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप में गोल्डन येलो किसका आता है, सोडियम। और एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें सोडियम है, तो ये हुआ सोडियम। ठीक, तो आपका ए जो हो गया वो सोडियम हुआ, तो ये देखिए सोडियम हुआ। एग्जामिनर कह रहा है कि सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, तो ये देखिए सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ हुई, तो एक कम्बस्टिबल गैस बना और एक सॉल्यूशन बना। ठीक, फिर एग्जामिनर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस गैस बी ऑन वार्मिंग बट डी कैन प्रोड्यूस गैस। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम किसी एक दूसरे पार्टिकल जैसे जिंक के साथ कराते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट Na2Zn O2, और यहाँ भी बेटा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो आपकी रिएक्शन होगी, सोडियम होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और इसमें आपका क्या होगा, जिंक। तो पूरी की पूरी आपकी हो गई। लेकिन इतना भी ना आप जाते तो केवल और केवल पकड़ ले जाते कि गोल्डन येलो कलर, और बेटा जो गोल्डन येलो कलर होता है वो किसका होता है, सोडियम। आइए अगला क्वेश्चन। ठीक, इस टॉपिक में बेटा ये टोटल जो एस ब्लॉक है, ये आपका 1998 यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आज पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, सारे ग्रुप DF और बेटा आपका एस ब्लॉक, ये पूरा का पूरा एक एक चीज आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले टर्म से आप फिजिकल शुरू कीजिए, तो जो भी आपका फिजिकल का टॉपिक होगा वो हम आपको एक एक करके कराते चलेंगे। हो सकता है कि फिजिकल में सबसे शुरू में आपका रिडॉक्स और इलेक्ट्रो करा दें, तो रिडॉक्स इलेक्ट्रो और उसके बाद जो भी आपकी अनसॉल्व में सीरीज दी होगी उस सीरीज के अकॉर्डिंग पहले फिजिकल कंप्लीट करा देंगे, फिर उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक हो जाएगी।